हेलो दोस्तों, आप लोगों के अपने चैनल मैट्रिक एंड इंटर कोचिंग सेंटर पीके पर एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें बात करने वाले हैं राजा, किसान और नगर। हम लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा था। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका 2 वीडियो पहले जो राजा, किसान और नगर चैप्टर है इसका हम लोग देख चुके हैं और तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के बाद हमारा ये चैप्टर अंत होने वाला है, अर्थात हमारा राजा, किसान और नगर आज ही पूरी कंप्लीट होने वाला है। इसलिए इस चैप्टर में 3 वीडियो आया। कारण यह था क्या, इससे आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव तीनों सवाल पूछा जाता है और लघु उत्तरीय तो गारंटी ही इससे पूछा ही जाता है। इसलिए हमारा 3 वीडियो इसमें आ गया। अन्यथा इससे बड़ा चैप्टर मेरे ख्याल से और किसी भी पार्ट आपका नहीं है, हिस्ट्री में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें आपका 3 लेक्चर आए। लेकिन आपका ये जो वीडियो था राजा, किसान और नगर वाला, ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, जाके उसे आप देख लेंगे, तब ये वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य कितना विशाल था आपको हम बता ही चुके हैं कि मौर्य साम्राज्य जो 16 महाजनपद था उसमें से एक आपका कौन था, मगध था। और मगध पर ही क्या था, मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो मौर्य साम्राज्य इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इससे आपका सवाल बन ही जाता है। और मौर्य साम्राज्य से जब बात आ जाए तो अशोक का नाम ना लिया जाए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अशोक एक सर्वप्रतापी राजा था मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, जो मौर्य साम्राज्य को विस्तार करने में, शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अशोक का कार्य को भी हम लोग देखेंगे, आखिर अशोक ने क्या क्या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किया। इसको जानने से पहले आपको हम बता दें कि इसमें से आपका 3 प्रकार से सवाल बनेगा। पहला पूछता है कि मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं को लिखे, प्रशासनिक व्यवस्था क्या होता है, सैन्य व्यवस्था क्या था, न्यायिक व्यवस्था क्या था। सवाल इस प्रकार से बनता है कि मौर्य साम्राज्य में व्यवस्था किस प्रकार से थी, 5 नंबर में बनेगा। दूसरा सवाल बनता है कि अशोक का धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक एक धर्म चलाया था जिसके प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत से देशों में अपने व्यक्ति को बेचकर अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। तो अशोक का धर्म से आप क्या समझते हैं, यह सवाल बनता है। और तीसरा सवाल यहां से बनता है कि मौर्य साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। तो इन सभी बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे। और पीडीएफ आपको अगर इसका लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बात मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन कैसा था। आखिर मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, जो मौर्य साम्राज्य सबसे विशाल साम्राज्य था उस समय में, तो आखिर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य की जब प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के अंतर्गत 3 प्रकार का शासन आता है। मौर्य साम्राज्य जो था, प्रशासन की अगर बात करें तो उसमें 3 प्रकार का शासन आता है। पहला आता है केंद्रीय शासक, दूसरा प्रांतीय शासन, तीसरा क्या था, स्थानीय शासन। यह 3 रूपों में क्या था, 3 रूपों में आपका शासन क्या था, विभाजित था। क्योंकि इतना बड़ा राज्य में एक ही शासन चलाना, सिर्फ केंद्र से शासन चलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए यहाँ पर 3 रूपों में यहाँ का शासन को बांटा गया था। जिसमें पहला था केंद्रीय शासक, जिसमें राजा हुआ करता था, मेन राजा हुआ करता था। प्रांतीय शासन अर्थात राज्य स्तर पर जो शासन होगा। और तीसरा था स्थानीय स्तर। आप वर्तमान समय की शासन पद्धति को भी समझ सकते हैं, केंद्र में, फिर राज्य सरकार, फिर पंचायती राज व्यवस्था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ हमारा था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय शासन। बात करें केंद्रीय शासन की विशेषता के अंतर्गत क्या था, क्या एकात्मक शासन संपूर्ण राज्य पर राजा का शासन था। यानी कि एकात्मक शासन था, एक ही व्यक्ति का शासन था, संपूर्ण राजा पर किसी भी बात पर निर्णय या मशवरा की बात होगा या अंतिम निर्णय जो लेगा वह कौन लेगा, केंद्रीय शासक जो है राजा के द्वारा लिया जाएगा। दूसरा बात, राजा यहाँ का एक कार्य और करता था कि न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। अर्थात किसी भी बात पर फैसला सुनाने के लिए राजा यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। याद रखिएगा, राजा जो है केंद्रीय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्रीय शासक के अंतर्गत राजा न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। तीसरा पॉइंट होता है कि ये सेना प्रमुख भी हुआ करता था। राजा जो होता था वो सभी सेना का प्रमुख भी होता था और मंत्री परिषद की स्थापना भी करता था। तो कुल मिलाकर राजा का 4 कार्य था। क्या एकात्मक शासन यानी कि संपूर्ण राज्य पर राजा का शासन होगा, दूसरा क्या न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, सेना का प्रमुख होगा, तीसरा मंत्री परिषद की स्थापना को करेगा। ये हो गया आपका मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय शासक। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का
प्रांतीय शासन पर। तो प्रांतीय शासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य था जिसके कारण प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई, क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा जो साम्राज्य था इस पर एक प्रकार से शासन करना मुमकिन नहीं था। इसी कारण से क्या होता है, प्रांतीय स्तर पर शासन की व्यवस्था की जाती है, प्रांतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। तो प्रांतीय शासन को कुमार संभालता था, कुमार मतलब राजा का बेटा संबंधित जो था वही क्या करता था, प्रांतीय स्तर पर उस शासन को संभालता था। याद रखिएगा, प्रांतीय स्तर पर शासन को कुमार संभालता था और कुमार की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होता था, यानी कि कुमार जो प्रांतीय स्तर पर जो प्रशासनिक व्यवस्था संभालता था तो उसके लिए कुछ अधिकारी होता था जो कुमार का क्या करेगा, सहायता करेगा, और उन अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रांतीय शासन विभाजित प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा प्रांतीय शासन है। प्रांतीय शासन में बड़ा साम्राज्य होने के कारण प्रांतीय शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रांतीय शासन को कुमार के द्वारा संभाला जाता था और कुमार की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। अब तीसरे प्रकार की शासन की हम लोग बात करें तो तीसरे प्रकार की शासन है आपका स्थानीय शासन। तीसरा प्रकार का आपका शासन क्या है, स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन में क्या था, यानी कि स्थानीय रूप में पंचायती व्यवस्था जिस प्रकार से वर्तमान समय में देख सकते हैं। तो स्थानीय शासन में मुख्य रूप से पाटलिपुत्र का वर्णन है। तो आपको हम बताए थे क्या मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है स्थानीय शासन के अंतर्गत। अगर स्थानीय शासन में अगर सबसे ज़्यादा हमको वर्णन मिलता है तो उसमें पाटलिपुत्र का मिलता है, और कहा जाता है यहाँ पर कुल 6 समितियाँ थी। आखिर जो पाटलिपुत्र में स्थानीय शासन को चलाने के लिए कुल मिलाकर 6 समितियाँ थी जो पाटलिपुत्र को संभालती थी। यानी स्थानीय शासन को चलाने के लिए पाटलिपुत्र में जो विशेषतः वर्णन किया गया है उसको चलाने के लिए 6 प्रकार की समितियाँ थी और हर एक में 5-5 अधिकारी था। तो 6 समितियां था, हर एक में 5 अधिकारी, 6-5 से 30 अधिकारी कुल मिलाकर क्या करता था, स्थानीय शासन को संभालता था। आई होप आपको प्रशासनिक व्यवस्था जो था मगध मौर्य साम्राज्य का वो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का सैन्य व्यवस्था। देखिए आपका यहाँ से सवाल बनेगा कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक या सैन्य व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की विशेषता क्या समझते हैं, ये बारे में आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था आप समझ ही गए, तो सैन्य व्यवस्था क्या था उसको समझिए। तो विशाल सेना था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था तो विशाल सेना था, जरूरी ही था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य को छोटा साम्राज्य नहीं था। पूरे भारत को अखंड बनाने का प्रयास किया गया था मौर्य साम्राज्य के, लगभग यह कर भी लिया था और पूरे भारत को अपने में समेटने का कार्य किया था मौर्य सम्राट। तो मौर्य सम्राट की सैन्य व्यवस्था की बात करें तो मौर्य सम्राट के पास क्या थी, विशाल सेना थी जिसमें 30 लोगों की 6 समिति थी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी समिति थी, 30 लोगों का 6 समिति था और प्रत्येक में 5-5 लोग था। विशाल सेना था, ठीक है, पहले याद रखिए, विशाल सेना था जिसमें 30 लोगों की 6 समितियां होती थी और प्रत्येक में 5-5 लोग रहा करता था। और इस सेना में 6 लाख पैदल सैनिक था, ध्यान रखिएगा, 6 लाख पैदल सैनिक था, 30,000 घुड़सवार था, 9,000 हाथी था, 8,000 रथ था। ये था सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। 6 लाख थे इसके पास पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार यानी घोड़ा सवारी करने वाला, 9,000 हाथी था और 8,000 रथ था। इनके अलावे भी कुछ था, मोटे तौर पर यहाँ पर सिर्फ बताया गया, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत आपका इतना था। समिति का कार्य, यानी 6 प्रकार जो समिति में इसका जितना पास था सेना, किसके पास, मौर्य सम्राट के पास जितने प्रकार की आपका क्या था, सैन्य व्यवस्था था, सैन्य क्षमता था, उसे 6 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया था। कितने भागों में, 6 भागों में प्रमुख रूप से बांटा गया था। और हर एक भाग में कितना अधिकारी रहता था, तो 5 अधिकारी। तो मुख्य मिला के कितना व्यक्ति हो गया, 30 व्यक्ति इसका मुख्य रहता था। और ये जो 6 भाग था, तो 6 भाग में पहला भाग में आपका था पैदल सैनिक, 6 भाग में पहला भाग में आपका था पैदल सैनिक, दूसरा भाग में था घुड़सवार बटा हुआ था, तीसरा भाग में नौसेना बटा था, चौथा भाग में रथ और रथ सेना बटा था, रथ को चलाने वाला, और 5वां भाग में हाथी वाला सेना बटा था, छठा भाग क्या करता था, अस्त्र शस्त्र और भोजन की व्यवस्था करता था। तो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यह समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत 30 लोगों की 6 समिति थी और प्रत्येक में 5-5 लोग रहता था। और मौर्य साम्राज्य के पास सैन्य क्षमता बहुत ही विशाल थी और इस सेना में कम से कम 6 लाख पैदल सैनिक था,
30,000 घुड़सवार था, 9,000 हाथी था, 8,000 रथ था। वहीं समिति की कार्य बात करें, आखिर 6 जो आपका क्या था समिति था, तो 6 समिति में किसका कार्य क्या था, जैसे कि पहला का था पैदल सैनिक, दूसरा घुड़सवार, तीसरा था नौसेना, चौथा का था रथ सेना और पांचवा था हाथी का सेना और छठा था अस्त्र शस्त्र भोजन की व्यवस्था करने वाला। तो ये हो गया आपका सैन्य व्यवस्था, कहाँ की, मौर्य साम्राज्य की। आई होप आपको सैन्य व्यवस्था क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की न्यायिक व्यवस्था कैसा था, आखिर न्याय करने की व्यवस्था कैसा था उसको समझिए। न्यायिक व्यवस्था राजा के हाथ में था, यानी न्याय करने का जितना भी कार्य होगा किसके हाथ में रहेगा, राजा के हाथ में रहेगा, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया न्यायाधीश का कार्य कौन करता था, राजा ही करता था। तो न्यायाधीश व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, जितना भी कार्य निर्णय लेने वाला होगा वो किसके अंतर्गत होगा, राजा के अंतर्गत होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार का दंड होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो लिखता है, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उससे पता ये चलता है कि मौर्य साम्राज्य में कुल मिलाकर 18 प्रकार का दंड दिया जाता था किसी भी प्रकार का अपराध करने में। तो कठोर कानून के कारण अपराध कम होता था। देखिए 18 प्रकार का दंड देने का व्यवस्था था और दंड किसके द्वारा दिया जाता था, राजा के द्वारा। तो इतना खतरनाक अगर 18 प्रकार का दंड रहे तो सिंपल सी बात है, कठोर अगर कानून रहेगा तो अपराध कम ही होगा। इसलिए मौर्य साम्राज्य में हमको अपराध कम देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका न्यायिक व्यवस्था हम आपको 3 चीज बताए। पहला बताए क्या न्यायिक व्यवस्था राजा के हाथ में था। दूसरा बात ये बताए क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में जो दंड दिया जाता था वो 18 प्रकार का था। वहीं तीसरी बात हमें यह पता चलता है जो कठोर कानून था, कठोर कानून रहने के कारण मौर्य साम्राज्य में कम से कम अपराध होता था। प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्या था, याद रख सकते हैं, 2 नंबरिया में आने का संभावना रहता है, इसलिए हम ले लिए, ठीक है। तो आखिर मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र क्या था, जहां पर राजनीतिकरण किया जाता था। उसमें राजधानी पाटलिपुत्र सबसे पहला था, ठीक है। तो स्थानीय शासन का सबसे ज्यादा वर्णन भी आपका पाटलिपुत्र से ही मिलता है, स्थानीय शासन का वर्णन यहीं से मिलता है, ठीक है। और तक्षशिला था दूसरा, तीसरा उज्जैनी, चौथा तोसली, पांचवा स्वर्णगिरी। याद देखिएगा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, याद रख लीजिए। पांचों आपका क्या था, मौर्य साम्राज्य का क्या था, राजनीतिक केंद्र था। अब देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य में अशोक। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आपको कल भी बताएं चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके बाद जो प्रभावी रूप से शक्तिशाली शासक आता है चंद्रगुप्त के बाद, तो आता है आपका अशोक आता है, सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में आता है और राजा बनकर उभरता है, वो आपका आता है अशोक। और अशोक का नाम आप सुने भी होंगे और 8 क्लास के हिंदी में कलिंग युद्ध के बारे में भी पढ़े होंगे। तो चंद्रगुप्त के बाद अशोक आता है, शक्तिशाली राजा बनकर उभरता है जो मौर्य साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार करता है। इसके शासन के दौरान मगध का अत्यधिक विकास हुआ और आपको हम 2 वीडियो में भी बताए हैं कि सबसे जो अधिक शक्तिशाली एवं सबसे बड़ा विशाल जो महाजनपद था वो आपका कौन सा था, मगध ही था। तीसरी बात हम लोग मौर्य साम्राज्य के अशोक का ये बात जानते हैं, कलिंग युद्ध इनका अंतिम युद्ध था। अशोक का कलिंग युद्ध क्या था, अंतिम युद्ध था। इनके बाद इसने युद्ध नहीं किया। बता दें आपको कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध क्यों रहा, उसको समझिए। याद देखिएगा, कलिंग युद्ध आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व। देखिए कलिंग युद्ध के बाद अशोक देखता है क्या, कलिंग युद्ध करने के बाद जो कलिंग आपका वर्तमान समय उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए, कलिंग वर्तमान समय में आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक। तो कलिंग युद्ध में जब अशोक तो पूरा अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो पूरा युद्ध कर रहा, लड़ाई कर रहा था, तो कलिंग पर भी जब क्या करता है, कब्जा कर लेता है, तो दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व भारत पर भी क्या कर सकता था, अशोक जा सकता था कलिंग को प्राप्त करने के बाद। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद क्या होता है, अशोक जो जितना खून खराबा देखता है तो वह अपने आप को क्या मानता है, उसमें दोषी मानता है। वह कहता है कि मेरे कारण से इतना खून खराबा हुआ, जो कि इतना रक्त बहा है वह सब मेरे कारण ही हुआ। इसलिए उसका मन में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। उनके बाद बौद्ध धर्म को अशोक क्या करता है, अपना लेता है और बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म के रूप में माना जाता है, यानी उसमें हिंसा किया ही नहीं जाता है। बौद्ध धर्म में एक कीड़ा मरना भी उसमें पाप माना जाता है। तो उनके बाद से जब से कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय पिघल जाता है, उतने खून को देखने के बाद, उतना मृत्यु को देखने के बाद, तो अशोक क्या करता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाता है तो अशोक का क्या हो गया, युद्ध से ध्यान हट गया और इनके बाद वह कभी भी युद्ध नहीं करता है। इसलिए आपका कलिंग युद्ध जो था अशोक का, वह अंतिम युद्ध हो गया।
तो अशोक अशोक जब क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो खुद का एक क्या करता, धर्म चलाता है। धर्म की बात करें तो धर्म आपका कोई इसका एक धर्म नहीं था, धर्म कोई आपका कोई धर्म नहीं था, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके अनुसार को व्यक्ति जीवन में पालन कर सके तो उसका जीवन सुखी संपन्न कट जाए। तो अशोक क्या करता है, कलिंग युद्ध के पश्चात, तो युद्ध करना तो छोड़ ही दिया, तो युद्ध करने के बाद उसका मन पिघल गया, तो वह अपना एक धर्म चलाता है, जिसको समझिए वो धर्म क्या, 2 नंबरिया में कई बार सवाल बना। ठीक है, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि कुछ समान नियम का समूह था जिसके अनुसार जीवन जीने से एक व्यक्ति खुश और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है। तो सिंपल सा अशोक का जो धर्म चलाया गया था वह कोई धर्म नहीं था। अगर वह क्या था, अशोक का जो धर्म चलाया गया था वह कोई भी धर्म नहीं था, वह क्या था, कुछ नियम का सब क्या था, समूह था, कुछ नियमों का क्या था, समूह था। अगर व्यक्ति अपने जीवन में उस नियमों का पालन करे तो व्यक्ति खुशहाल और सुखी संपन्न जीवन जी सकता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या अशोक का धर्म से आप क्या समझते हैं, तो आपको क्या लिखना है, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि वह कुछ नियमों का क्या था, समूह था, जिसके अनुसार अगर लोग उसका पालन करे, उस नियम का अगर पालन करेगा तो क्या करेगा, अगर जो व्यक्ति उस नियम का पालन करेगा तो उसका जीवन सुखी संपन्न रहेगा और आने वाले दिनों में उसका जिंदगी क्या रहेगा, खुशहाल पूर्वक कटेगा। आखिर उसका जो धर्म में वर्णित विचार और नियम क्या था, 2-4 विचार और नियम लिख दीजिएगा, आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अशोक में वर्णित विचार आखिर नियम क्या था, उस समूह या उसका नियम क्या था जिसको अशोक ने धर्म के अंतर्गत लाया था। पहला था अपने से बड़ों का सम्मान करना। देखिए थोड़ा सा बात है और ऐसा व्यवहारिक जीवन में हम लोगों को करना भी चाहिए। क्या था धर्म के अंतर्गत, अपने से बड़ों का सम्मान करना, दास सेवक के प्रति दयावान यानी नौकरों के प्रति दयावान दिखाना, उनके प्रति किसी मारपीट नहीं करना, उन पर दया दिखाना, विद्वान और ब्राह्मण का सम्मान करना, विद्वान जो होता है उनका सम्मान करना, ब्राह्मण का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी से प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यानी कि अशोक बहुत सारे नियम जो धर्म के अंतर्गत लाया, उसमें से 2-4 आपको लिख देना है क्योंकि आपको नंबर लेना है। ठीक है, तो 2-4 आपको लिख देना है, उसी से आपको नंबर मिल जाएगा। पहले अशोक का धर्म क्या था उसको लिख दीजिएगा, और धर्म में वर्णित विचार क्या था, तो अपने से बड़ों का सम्मान करना, ऐसे कॉमन सेंस से भी आप लिख सकते हैं, अपनों से बड़ों का सम्मान करना, दास और सेवक के प्रति दयावान नीति रखना, विद्वान ब्राह्मणों का सेवा करना, सभी से प्रेम पूर्वक रहना। ये बात तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो यही था आपका अशोक का धर्म, सिंपल सी बात थी। अब बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य के उत्थान के कारण। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के उत्थान के कारण ध्यान से देखिएगा, पनडुब्बियां में आने की संभावना रहता है, तो राजधानी इसका पहाड़ी से घिरा था। बात करें तो मौर्य साम्राज्य 16 महाजनपद का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, लेकिन मगध उसमें से सबसे शक्तिशाली प्रमाण मिलता है। आखिर मगध किस कारण से इतना उत्थान के कारण क्या करता है, पूरा साम्राज्य बसा लेता है, मौर्य साम्राज्य पूरा साम्राज्य बस जाता। आखिर क्या कारण था उसको सुनिए। अपने विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित था। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी और पश्चिम में नंदा तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्धारित करती थी। सबसे पहली बात, राजधानी क्या था मौर्य साम्राज्य का, वह चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा था, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी क्या कर सकता था, हमला नहीं कर सकता था। पूर्व में, उत्तर में बात करें गंगा नदी से जुड़ा था, पूर्व में सोन नदी से था, तो पश्चिम में नंदा नदी से था, दक्षिण विंध्याचल में था। इसका भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो बहुत ही मजबूत था, जिस कारण से राजधानी इसका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, यहाँ पर कोई भी जल्दी आक्रमण नहीं कर सकता था। दूसरा कारण था मौर्य साम्राज्य के उत्थान के कारण में कुशल प्रशासक। तो मौर्य साम्राज्य में आप कुशल प्रशासक यानी कुशल शासन करने वाले को आप अशोक को देख सकते हैं, कितना महान शासक साबित होता है मौर्य साम्राज्य का। तो यहाँ पर एक रूप में हम लोग देखें उत्थान के कारण में, तो यहाँ पर कुशल प्रशासक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा आता है लोहे की उपलब्धता। लोहे की उपलब्धता, यहाँ लोहे, राजगीर के पास क्या था, लोहे का विशाल भंडार था। राजगीर आपका पाटलिपुत्र के समीप पड़ता है, तो वहाँ पर क्या था, लोहे का भंडार था। इसमें अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध में कोयले का भंडार मिला। देखिए लोहे की उपलब्धता भी क्या किया, मौर्य साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि लोहा जब यहाँ पर मिलने लगा, लोहा की उपलब्धता जब यहाँ राजगीर में होने लगी, तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण जो होना वो बहुत ही सिंपल तरीकों से होने लगा। तो अस्त्र शस्त्र का लोहा अपना हो गया, तो अस्त्र शस्त्र का निर्माण अत्यधिक तेजी से हुआ, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का विकास भी अत्यधिक तेजी से हुआ। चौथा आ जाता विशाल जंगल।
तो विशाल जंगल और यहाँ की भूमि क्या था, उपजाऊ था, जिसके कारण पर्याप्त वर्षा भी होती थी, उत्पादन बढ़ता था एवं परिणाम स्वरूप क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि और धातु सिक्कों का प्रचलन हुआ। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विशाल जंगल था और यहाँ की भूमि क्या थी, उपजाऊ थी, जिस कारण से यहाँ पर पर्याप्त रूप में वर्षा होती थी और लोगों में क्या हुआ, अन्न की पैदावार बढ़ने से सभी में धन इकट्ठा होने लगा और सभी व्यक्ति व्यापार में वहाँ पर वृद्धि हुआ और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे विकास होने लगा। अंतिम आ जाता है हाथी की उपलब्धता। यहाँ पर हाथी की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि हाथी की उपलब्धता के कारण यहाँ पर हाथी सेना का प्रचलन अधिक हुआ और इसका दो लाभ होता है। एक तो हाथी दलदल भूमि में हाथी घोड़ों से अधिक उपयोगी होता था, दूसरा संकीर्ण दुर्ग को तोड़ने में हाथी उपयोगी साबित हुआ। देखो हाथी की उपलब्धता को इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया जा रहा है क्योंकि हाथियों की उपलब्धता दो कारण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला क्या, दलदल भूमि पर आपका घोड़ा नहीं चल सकता, वहां पर हाथी आसानी से जा सकता था और बड़ा बड़ा दुर्ग तोड़ने में, क्योंकि मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विस्तार जो हुआ वो तो लड़ाई के कारण हुआ, तो मौर्य साम्राज्य में हाथियों की उपलब्धता बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बड़ा बड़ा दुर्ग जो होता था राजा सबको, वो सब तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था और आने जाने के क्रम में हर जगह तो घोड़ा जा नहीं सकता है, तो कुछ जगह दलदली भूमि हो जाता, तो वहां पर किसका उपयोग कर लिया जाता था, तो हाथियों का उपयोग कर लिया जाता है। इन सभी कारणों के कारण आपका क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ और मौर्य साम्राज्य इतने तेजी से फैल गया। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी और आपका हम एक दो टॉपिक छूट रहा है, लेकिन चौथा वीडियो आपके लिए नहीं लाएंगे। कारण यह है कि जब आपके लिए हम प्रश्न उत्तर इस चैप्टर का लाएंगे तो उसमें वो जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर देंगे और उससे थोड़ा बहुत ही सवाल आता है, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। मेन जो सवाल आता था इन्हीं सबसे आता है, पिछला 2 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए बगल में बेल आइकन को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन मिलेगा, उसे ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।